नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आपका पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कस करेंगे। ये ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं हर चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको उसको देखना है तो आप उस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए, आपको ज़रूर वहाँ पे ये वीडियो मिल जाएगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की। साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिए, ताकि आप कहीं चलते चलते फ़ोन जब आपके पास हो तो आप उससे भी रिवीजन कर सको। तो चलिए क्यों ना अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहला हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, हु आर एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो इसका साफ साफ आंसर है, इसमें ही क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। कहता है कि दोज पीपल, वो लोग जो हु डोंट गेट एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वो लोग जो जिनको जॉब नहीं मिलती बिकॉज ऑफ उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की वजह से। मतलब उनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो है लेकिन उसके बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिलती, या फिर उन लोगों को रेफर किया जाता है जो और वर्किंग बिलो इट्स स्किल्स और कॉल्ड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जिनके अंदर स्किल्स तो मैनेजर वाली है लेकिन वो काम चपरासी वाले करते हैं। मतलब वो कर तो मैनेजर का पोस्ट अगर उनको दिया जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो संभाल सकते हैं, लेकिन वो काम कौन सा कर रहे हैं, वो चपरासी का काम कर रहे हैं, तो उनको भी हम एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, लिस्ट एनी टू एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद प्राइमरी सेक्टर। यानी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आपको दो एक्टिविटीज बताना है। हालांकि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा दे रखा है, एग्रीकल्चर खेती करना, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ को आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द स्टेट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू इंश्योर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। यानी क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि लोकल जो स्टेट है और जो कि सेल्फ गवर्नमेंट लोकल स्टेट है जो गवर्नमेंट है, उसने किस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया। तो उसका साफ साफ आंसर है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट स्टेप्स टेकन, कि ऐसे कौन से स्टेप्स लिए गए हैं ताकि बच्चे जो हैं एडमिशन ले प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, जो यानी प्राइमरी स्कूल्स के अंदर वो एजुकेशन ले। तो उसके लिए उन्होंने लाया आरटी यानी राइट टू एजुकेशन कहता है, राइट टू एजुकेशन उन्होंने है। मिड डे मील स्कीम को उन्होंने लॉन्च किया। मिड डे मील स्कूल स्कीम के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर उनको एक टाइम का खाना दिया जाता है, यानी जब रिसेस होती है तो उस वक्त बच्चों को खाना दिया जाता है। ब्रिज कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, कि ब्रिज कोर्सेज वो कोर्स होता है जैसे किसी के बारे में बताया गया होता है कि आप ये कोर्स करोगे तो क्या होगा, इस कोर्स को करोगे तो क्या होगा, इन ऐसे ब्रिज कोर्सेज हम इन्हें कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जीएनपी स्टैंड फॉर। जीएनपी को कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें तो ये कहता है, व्हाट इज द एम ऑफ मिड डे मील स्कीम इन स्किल। आखिरकार भाई जो मिड डे मील है जो स्कीम है उसका स्कूल्स में मतलब क्या रोल है। तो इसको इस वजह से इंट्रोड्यूस बेसिकली किया गया था टू इम्प्रूव अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशन लेवल ऑफ स्टूडेंट, यानी बच्चों का अटेंडेंस बढ़े। अटेंडेंस इस वजह से बढ़े क्योंकि दरअसल पेरेंट्स को फील होता था, वो इतने पुअर होते थे कि उनको अपने बेटों को सही से खाना नहीं दे पाते, उनको न्यूट्रिशन लेवल नहीं दे पाते थे। तो बेसिक चलो कम से कम स्कूल जाएगा तो पढ़ेगा भी और थोड़ा खाना भी वो खा लेगा। तो एक ये था साथ ही साथ इस गवर्नमेंट ने इस वजह से भी इसको इंट्रोड्यूस किया ताकि जो बच्चे हैं उनके जो न्यूट्रिशन लेवल अच्छा आ जाए, न्यूट्रिशन लेवल उनके भरपूर हो जाए। क्योंकि अगर बच्चा के अंदर न्यूट्रिशन लेवल नहीं होगा तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे पाएगा। तो यही मैं आप लोगों को भी सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने न्यूट्रिशन पे पूरा ध्यान दीजिए। फास्ट फूड अगर आपको खाना है तो मैं उसका खिलाफ नहीं हूँ कि आप पूरी तरीके से बंद कर दो, लेकिन फास्ट फूड को आप खाना कम करिए। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, या फिर जो चीज़ें आपको पसंद है, हेल्थी चीज़ें जो आपको पसंद है, उन चीज़ों को खाना प्रेफर करिए। मेरी सजेशन। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हमें बेस्ट फूड क्या है ताकि हम जो हमारा जो न्यूट्रिशन लेवल है वो अच्छा हो जाए, ताकि हम पढ़ाई लिखाई पे भी ज़्यादा ध्यान दे सके। आप कहीं से भी सर्च करके कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो बाकी स्टूडेंट्स भी देखेंगे तो उनको भी एक आइडिया मिलेगा कि हाँ मुझे, ताकि उनके सामने कभी वो पेश किया जाए तो उसको कभी
खाने से हिचकिचाएंगे नहीं, कहेंगे अरे भाई इसे तो दिमाग बढ़ता है तो ज़रूर खाएंगे ही खाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, क्योंकि लॉन्ग आ चुका है, अभी लॉन्ग है, तो क्वेश्चन ये कहता है हाउ एजुकेशन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि एजुकेशन किस तरीके से हेल्प करता है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन में। तो इसका आंसर है थ्रू द एजुकेशन पर्सन हैज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन की तरह जब वो पढ़ लेता है, जब पढ़ लिख जाता है, तो उसका डेवलपमेंट हो जाता है, वो उसके ऑल राउंड के अंदर, मतलब हर हिसाब से वो पर्सन जो होता है वो क्वालिफाइड हो जाता है। साथ ही साथ अगर उसके अंदर नॉलेज है और वो स्किल्स है उसके अंदर, वो मास्टर हो जाता है। जैसे आप लोग, अगर आप किसी चीज़ की एजुकेशन लेते हो, मान लो आप स्पोर्ट्स में एजुकेशन लो या फिर आप बिजनेस में एजुकेशन लो, तो आपके अंदर स्किल्स भी आ जाएगी, नॉलेज भी आ जाएगी। तो इससे आप एक कचरे से क्या हो जाओगे, एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट बन जाओगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो ह्यूमंस है वो कचरा होता है। वो यूजफुल प्रोडक्ट तभी बन सकता है जब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए नॉलेज की, जब उसके पास या तो नॉलेज हो या फिर उसके पास कोई स्किल्स हो। या तो आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर आपके अंदर कोई स्किल्स हो, जैसे आप गाना अच्छा गा सकते हो, डांस अच्छा कर सकते हो, पेंटिंग अच्छा कर सकते हो, खाना अच्छा बना सकते हो, ये स्किल्स होती हैं। ये सारी चीज़ें हो आपके अंदर। सेकंड होता है, इसी का पार्ट है, इट मेक्स अ पर्सन सुटेबल टू परफॉर्म एंड नाइस जॉब एंड गॉट रिस्पेक्टेबल सैलरी। साथ ही साथ अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके पास चीज़ें अच्छी हैं, आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, तो आपके पास जॉब भी आपको अच्छी ऑफर की जाएगी। जब जॉब आपको अच्छी ऑफर की जाएगी तो साथ ही साथ सैलरी पैकेज भी आपका काफ़ी अच्छा होगा। साथ ही साथ सी पॉइंट कहता है इट ओपन्स अ न्यू एवेन्यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ इससे क्या होता है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा खुल जाती है। कैसे, मान लेते हैं मेरे पास स्किल है या फिर मेरे पास एजुकेशन है, तो मैं मेरे पास स्किल्स है, मान लो मैं कहीं पे किताब प्ले करता हूँ, तो अब मेरे पास स्किल्स है, तो मैं एक कैफ़े में जाता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे हायर कर लो, मैं यहाँ पे आपके जो बैठे हैं तो वहाँ पे मैं उनको थोड़ा इंटरटेन कर सकता हूँ। वो कहता है कि नहीं भाई हमारे पास ऑलरेडी है, मैं सेकंड प्लेस पे जा सकता हूँ, थर्ड प्लेस पे जा सकता हूँ, फोर्थ प्लेस पे जाके ट्राई, मैं हर प्लेसेस पे जाके मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो स्किल्स का होने से ये फ़ायदा है कि मेरे पास नए सोर्स खुल गए, मेरे पास अपॉर्चुनिटी की रुकावट नहीं। अगर मेरे पास स्किल्स ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं होती, तो मैं उनके पास जाके क्या बोलता कि भाई मुझे क्या करना है, झाड़ू पोछा लगवाओ। झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी बेसिकली उनको स्किल्स पर्सन चाहिए। पता चले झाड़ू पोछा लगाने गए, जो कस्टमर बैठे उन्हीं को पगीरा पड़ा के भाग आया, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन ये कहता है डज हेल्थ ऑल्सो अफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल लाइक एजुकेशन एक्सप्लेन। इसके अंदर कहा जाता है कि ह्यूमन कैपिटल है उसको फॉर्मेट करने के लिए जैसे एजुकेशन हेल्प करता है, एजुकेशन ह्यूमंस को अच्छा बनाने में हेल्प करता है मोटे तौर पे, तो क्या हमारा जो एजुकेशन तो करता है, क्या हमारा जो हेल्थ है वो भी हेल्प करता है? तो इसका साफ साफ रीज़न है यस। क्योंकि समझिए कैसे, एजुकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ओनली हेल्थी पर्सन विल बी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इन द प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास न्यूट्रिशन अच्छा है, अगर आप स्वस्थ हो, आप हेल्थी हो, तो आप अपना प्रोडक्शन अच्छे से दे सकते हो। ये आप ही के तौर पर अगर मैं बताऊँ, अगर आप लोग हेल्थी हो तो आप एग्ज़ाम अपने अच्छी तरीके से दे सकते हो। लेकिन अगर आपको ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको कोई बीमारी लग जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग क्या अपना एग्ज़ाम में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे? नहीं, आप एग्ज़ाम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो क्या, जब आप एग्ज़ाम में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे तो आप इनपुट जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा दे पाओगे? नहीं, आप रिज़ल्ट भी अच्छा, जो आउटपुट होगा वो भी आप नहीं दे पाओगे। इनपुट ही नहीं दोगे तो आउटपुट भी क्या निकलेगा। साथ ही साथ अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते, तो ये कहता है कि जो अनहेल्थी पर्सन होता है वो लायबिलिटी हो जाता है, यानी कर्ज हो जाता है देश के ऊपर। जो अनहेल्थी पर्सन है वो काम उम तो करेगा नहीं। मान लो मैं हेल्थी पर्सन हूँ, अब मैं मैं एक बार में 10 चीज़ें कंप्लीट कर सकता हूँ, मतलब 1 मिनट में कोई भी 10 टास्क दिया गया, मैंने फट से कंप्लीट कर दिया। अब क्या होगा, मेरे को अनहेल्थी हो गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी, तो अब मैं टास्क को 1 मिनट के अंदर उसी सेम टास्क को करने में मेरे को 5 मिनट लग रहे हैं, यानी 10 टास्कों को करने में मेरे को 10-10 मिनट लग जा रहे हैं, जो कि पहले मैं 1 मिनट के अंदर 10 टास्क कर लिया करता था। तो मेरे को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट आर द एम्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एम्प्लॉयमेंट, की नेशनल जो पॉलिसी है उसका क्या एम है थ्रू द एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट को लेकर उसका क्या एम है? तो इसका आंसर है
टू ले मोर एम्फेसाइज ऑन अनप्रिविलेज्ड क्लास ऑफ सोसाइटी। इसका मेन एम्फेसाइज करता है कि ऐसी सोसाइटी जो अनप्रिविलेज्ड है। अनप्रिविलेज का मतलब होता है कि ऐसे सोसाइटी के अंदर वो लोग जिनको कोई भी प्रिविलेज नहीं मिला है, जिनको कोई भी संसाधन नहीं मिला हुआ है, जैसे उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं मिली हुई अच्छी, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिली, तो ये स्कीम उन लोगों पे फोकस करता है, उनका एम है ये। टू इम्प्रूव फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड हेल्थ सर्विसेज फॉर देम अर्बन एज वेल एज रूरल। साथ ही साथ इसका मेन मोटिव ये होता है कि जो गांव और शहर में जो पर्सन, जो सोसाइटी में जो रह रहे लोग हैं, उनकी हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करना, क्योंकि हेल्थ सर्विस इम्प्रूव होगी तो ही तो अपना वो आउटपुट अच्छे से दे सकेंगे। सी कहता है कि टू टेक न्यूट्रिशनल सर्विसेज एसेसेबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। साथ ही साथ इसका मेन मोटिव ये भी होता है कि न्यूट्रिशन की जो सर्विसेज है, हर हर पर्सन को, हमारे देश के अंदर जो रह रहे लोग हैं, उनको कभी भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो, कभी वो भूखे ना मरे, या भूख की वजह से उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनके न्यूट्रिशन लेवल कम ना हो, तो इस पे भी ये वर्क करता है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। उसने उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया है कि भाई देश भर के अंदर प्राइमरी एजुकेशन हो लेना, तो आपके लिए, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको प्राइमरी एजुकेशन दिलवाना ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर उनको काम पे रखवा देते, यानी अगर आप बिलो 14 ईयर्स हो, तो अगर आपके पेरेंट्स आपको काम पे भेजते हैं तो कार्रवाई की जाएगी, मतलब आपके ऊपर केस चलेगा, आपके ऊपर नहीं, मीन्स आपके पेरेंट्स के ऊपर केस चलेगा। नवोदय स्कूल्स खोले गए हैं ताकि बच्चों का जो विकास हो काफ़ी अच्छा हो सके। नवोदय स्कूल्स के अंदर बच्चों को टीच किया जाता है बहुत ही कम और कहीं कहीं फ्री भी। अगला आता है टू मेक द पॉपुलेशन मोर एफिशिएंट बाय मेकिंग देम स्किल्स थ्रू वेरियस वोकेशनल एज वेल एज टेक्निकल एजुकेशन। साथ ही साथ जो पॉपुलेशन होती है उसको एफिशिएंट करना, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना, उनको टेक्निकल एजुकेशन देना। जैसे टेक्निकल एजुकेशन देने का मतलब उनको कंप्यूटर कोर्सेज का थोड़ा ज्ञान दे दो, या फिर उनको कोई आईटी सेक्टर के अंदर डाल दो, यानी कोई भी चीज़ बनाना, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा जो काम वो कर सके, उनके स्किल्स को डेवलप करना। जैसे वो कुकिंग में जा सकते हैं, टूरिज्म में जा सकते हैं, इस तरीके की वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करना ताकि बच्चे कर सकें और खुद ही जॉब को, मतलब खुद ही स्किल्ड हो सकें और कहीं पे भी जॉब कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है हु आर सेड टू बी अनएम्प्लॉयड, किसे हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे, और इसके जो डिफरेंट टाइप्स है वो बताइए। तो इसके अंदर ये बात है कि वो पर्सन जिनकी एज 15 से 59 ईयर्स के लोग हैं, उनको काम करने की इच्छा भी है, जो कि वेजेस चल रहे हैं उस वेजेस में। मान लो मैं पर्सन हूँ, मेरी उम्र 15 से 59 ईयर्स के बीच में है, मैं कहीं मैं जॉब करने जाता हूँ, और जो मार्केट में जो रेट चल रहा होता है उस पर मैं एग्री हूँ कि चलो भाई जितना भी मिल जाएगा मैं कर लूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मार्केट रेट पे मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जॉब नहीं मिलती, उसी को हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। इसके अलग अलग वेरियस टाइप्स हैं, जैसा कि आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जो कभी कभी होता है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, पहले अच्छा सीजनल समझाता हूँ अच्छे से। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक साल के अंदर कुछ महीने मुझे काम मिलता है और कुछ महीने मेरे को काम के लिए कोई दूसरा वर्क करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं मैं रुई का काम करता हूँ, मैं गद्दे बनाता हूँ। गद्दे बनाने में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो ठंडियों के अंदर होते हैं, लोग रजाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन गर्मियों के अंदर कोई रजाई नहीं खरीदता, तो मेरा जो बिजनेस होता है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो मैं उस वक्त के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरे को कोई दूसरा जॉब करना पड़ता है। हो सकता है मैं सब्जी बेच सकता हूँ, हो सकता है मैं गन्ने की शॉप खोल के वहाँ पे लोगों को जूस पिला सकता हूँ, मतलब इस तरीके का मैं काम कर सकता हूँ। इसी को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि इसका एग्जाम्पल के तौर से समझिए। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जैसे कि मान लो मैं हूँ, मेरे पास एक खेत है। अब उस खेत के अंदर क्या होता है, मेरी फैमिली के 4 मेंबर है, वो चारों मेंबर वर्क करते हैं। अब क्या होता है, 2 मेंबर को अगर मैं हटा दिया कि भाई आप लोग काम मत करिए, तो भी जो हमारा आउटपुट आता है वो सेम ही आता है। 4 लोग कर रहे थे तो भी आउटपुट सेम आ रहा था, 2 लोग कर रहे हैं तो भी आउटपुट सेम आ रहा है। इसी को हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
यानी जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग वर्क वहाँ पर कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, इसको हम एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जो कि शहरों में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि शहरों में पढ़े लिखे लोग हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जॉब उनके पास नहीं रहती। पढ़े लिखने का भी उनके पास कोई फ़ायदा नहीं रहती, वो जॉब नहीं हासिल कर पाती, इसीलिए हम उनको एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड या फिर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है, और आखिरकार क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि ह्यूमन जो रिसोर्स है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो सके। तो पहले हम ह्यूमन रिसोर्स को समझते हैं। Existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, which adds to productive power of the country, just like physical capital formation. So human resource is the most important resources. ये कहा गया कि जैसे एक कंपनी के अंदर वहाँ का रॉ मटेरियल, वहाँ पे मशीन, वहाँ की टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट होती है, उसी तरह ह्यूमन भी सेम है। ह्यूमन जो रिसोर्स है, अगर आप उसको स्किल्स कर दो, उसको एडुकेटेड कर दो, उसको मतलब उसके स्किल्स की ट्रेनिंग दे दो, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन सकता है। जैसे कि मशीन होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल किसी भी कंपनी के लिए होता है, उसी तरीके से ह्यूमन भी काफ़ी अच्छा रिसोर्स बन जाएगा, देश के लिए भी बन सकता है। इसी का ही आगे पार्ट दिया गया है कि क्वेश्चन कहता है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि आखिरकार कौन से स्टेप्स लिए गए हैं कि ताकि ह्यूमन की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। तो इसका आंसर है क्वालिटी ऑफ एन ह्यूमन रिसोर्स कैन बी इम्प्रूव टू बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यानी उनके एजुकेशन पे खर्च करो, उनके फूड पे खर्च करो, उनके हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे खर्च करो, तो ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी अच्छा बन जाएगा। साथ ही साथ द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, यानी उनको पढ़ाओ लिखाओ काफ़ी अच्छा। इंडिकेट ये करता है स्कूल्स काफ़ी अच्छा, ज़्यादा स्कूल्स खोलो, हॉस्पिटल्स खोलो, ताकि वो लोग वहाँ पर जाके अपना इलाज करवा सके, वहाँ पे जाके वो लोग पढ़ सकें, तभी तो वो लोग ह्यूमन रिसोर्स में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल सकते हैं, मतलब एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये कहता है सजेस्ट 5 स्टेप्स टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द सोसाइटी। भाई कि आप लोगों को ये बताना है, कुछ स्टेप्स बताने हैं कि देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हमें हटाना है, यानी बेरोजगारी हमें हटाना है, तो हमें क्या स्टेप्स करना चाहिए। पहली चीज करना चाहिए कि एजुकेशन ले बच्चे, पढ़े लिखे, वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। साथ ही साथ उनको स्किल्स के लिए भी दिखाया, जैसे कि कोई वोकेशनल स्किल्स हो गया या कोई कोर्सेस हो गया, वो कोर्स कर लें ताकि उनके अंदर कोई स्किल्स आ जाए। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज देना है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सके, यानी मान लो गवर्नमेंट क्या कर दे, मुझे थोड़ा पैसा दे दे, अब उस पैसे से मैं क्या करूँगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाऊँगा, यानी छोटी सी दुकान खोल लूँगा या इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल लूँगा, और उससे मैं खुद ही अपने आप को रोजगार दे सकूँ, यानी छोटी मोटे काम मैं कर सकूँ, गवर्नमेंट मुझे लोन दे। साथ ही साथ डी पॉइंट भी लगभग यही बताता है, फाइनल असिस्टेंस एज वेल एज इंसेंटिव टू स्टार्ट न्यू एवेन्यूज टू द स्किल। साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करे, पर्सनस को, लोगों को हेल्प करे, पीपल को हेल्प करे कि भाई लो भाई पैसे लो, और अपना छोटा स्टार्टअप बिजनेस करना चाहो तो आप लो कर लो। साथ ही साथ वो नए जगह खोले, मतलब नए एवेन्यूज क्रिएट करे, ताकि जो जो स्किल्स है, जो लोगों के पास स्किल्स है, वहाँ पे जाकर वो यूज़ कर सके, उनकी स्किल्स वेस्ट ना हो, और भी वो लोगों को स्किल्स सिखा सके। अगला पॉइंट ये कहता है कि इंश्योरिंग प्री कॉलोनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम टू द नीडी वन। साथ ही साथ उनको जो स्कीम्स है, उन स्कीम्स को ये रखें कि ज़्यादातर लोग जो हैं उस स्कीम्स का फ़ायदा उठा सके, खासकर वो लोग जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, नीडी पीपल की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। हो सकता है आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में मुझे मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से अच्छे समझाने के लिए। देखिए वीडियो लेक्चर है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इन क्वेश्चंस का, दोस्तों में शेयर करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। साथ ही साथ अगर आपको कुछ करना है, कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।